हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं एसएससी सीजीएल 2021 का जो टीयर 1 का पेपर हुआ था उसमें मैथ का पूरा सेट लाए हैं। ये पेपर हुआ था 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट को। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। यदि एक संख्या दिया हुआ है, ये 88 से विभाज्य है, तो ए बी का मान बताओ। जब कोई संख्या 88 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। समझ में आया? अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो उसमें सिर्फ संख्या का लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट में अगर ये तीसरी डिजिट सम है तो सिर्फ 2 डिजिट देखेंगे, अगर विषम है तो लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करके देखेंगे। ठीक है, ये सम है तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 6b लिखा गया लास्ट 2 डिजिट में। b की मिनिमम वैल्यू क्या रखें कि ये 8 से भाग चला जाए या विभाज्य हो जाए। तो b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर b की वैल्यू हम 4 धर दें तो 64 हो जाएगा, जो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो संख्या है, अब ये चेक कर लो 11 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये 11 से विभाज्य, पहले बोला है ये कि 88 से विभाज्य, तो मतलब ये 11 से विभाज्य होगा। 11 से कोई संख्या विभाज्य है तो उसको चेक करने के लिए दो दो का क्या करो, पेयर बना लो। ठीक है, अब देखो 64 अगर 11 से भाग देते हैं तो 11 छक्का 66 होता है। जो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है -2 बच रहा है। और 14 की बात करें तो 11 1 11, इसमें क्या बच रहा है? +3 का शेषफल बच रहा है। ठीक है, अब 0 8 की बात करें तो 11 1 11, 8 3 11 होता है, -3 का रिमाइंडर बच रहा है। -3 का रिमाइंडर इधर है, +3 का रिमाइंडर कैंसिल होगा, सिर्फ -2 का रिमाइंडर बचा हुआ है और ये वैल्यू बची हुई है। एक मिनिमम वैल्यू क्या रखी जाए कि ये जो -2 का रिमाइंडर है वो भी कैंसिल हो जाए। ए की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 35 में 11 का भाग जाएगा तो 11 3 33, +2 का रिमाइंडर बचेगा और -2 का रिमाइंडर पहले से था, कैंसिल हो जाएगा। तो एक वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रहा है? एक वैल्यू 3 आ जा रहा है, बी की वैल्यू 4। तो क्या बोला है? 3 × 4 की वैल्यू बताओ। 3 × 4 मतलब 12 हो गया। ठीक है, समझ में आया? सवाल समझ में आया? चले आगे, अगले सवाल से चले। अब ध्यान से देखो, जब संख्या दिया गया हो, ठीक है, ये सवाल हो गया ना, जब कोई संख्या दिया गया हो। अब एक चीज हम बता देते हैं अच्छे से आप लोगों को, ध्यान से देखो। एक संख्या अगर दी गई हो, मान लो एक ही बार में 7 का, 11 का और 13 का जो फार्मूला होता वो देख लो। 7 11 और 13 का फार्मूला, कोई एक संख्या मान लो दिया गया है, PQRST दिया गया है। ठीक है, कोई एक संख्या दी है तो सबसे पहले क्या करो, राइट साइड से 3 3 का पेयर बना लो। इसमें 2 है तो एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ठीक है, 3 3 का पेयर बना दो। इन तीनों पेयर में जो पेयर बड़ा है उसमें से छोटे वाले पेयर को घटा दो। मान लो संख्या ये वाली बड़ी है तो इसमें कर दो RST -PQ कर दो। ठीक, अब ये संख्या अगर 11 से भाग जा रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, अगर 7 से भाग जा रहा है तो 7 से डिविजिबल होगा, अगर इसमें 13 का भाग जा रहा है तो ये 13 से डिविजिबल होगा। समझ में आया? चले इस चीज को, इस ट्रिक को देख लो। एक ही मेथड में, एक ही फार्मूले से इन तीनों का फार्मूला निकाला जा सकता है, इन तीनों को सॉल्व किया जा सकता है, 7 के लिए भी, 11 के लिए भी और 13 के लिए भी। चलो हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोलता है? ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो कितना सिंपल है। ये आया था कब? एसएससी सीजीएल 2021 के जो 13 अप्रैल को पेपर हुआ था 2022 में, सेकेंड शिफ्ट में आया था, दोपहर के टाइम आया था। सवाल क्या कहता है देखो, ध्यान से इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, तो इसमें 2 बार भी ये क्या है, 4.95 है, यहाँ भी 4.95 है। अगर एक बार हम कॉमन कर लें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 48.3 × 4.95 कॉमन कर लिए। अब क्या बचा है, ध्यान से देखो, इधर 4.95 बचा है, इधर क्या बचा है 13.25। 13.25 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या बचाएगा, 5 5 10, 9 2 11, 1 12 पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद 4 3 7, 1 8, 1 18.20 हो जाएगा, 20 मतलब। और इसमें से ध्यान से देखो, ये क्या लिखा गया है, a² - b² लिखा गया है। एक बार a + b होगा, एक बार a - b। ये 19 - 8 लिखा गया तो इसको 19 - 8 लिख दो। यहाँ से क्या बचा है, एक बार a + b हो जाएगा। अगर हम प्लस की बात करें तो इसमें ऐड करते हैं 65.5 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1। जब प्लस करते हैं तो 18.2 हो जाएगा। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस क्या करते हैं, 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा,
उसके बाद 1 हो जाएगा, 11 मान से गया ये 6.9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6.90। ठीक, अब ध्यान देखो 18.2 और ये 18.2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बाकी चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये क्या ऊपर लिखा गया 483 इंटू 495 लिखा गया अपॉन 198 इंटू 690 लिखा गया है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको अच्छे सॉल्व करें तो 1.75 आ जाएगा। ठीक, यहां से ऑप्शन क्या है सी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, सरल सवाल था, ध्यान से इसको सॉल्व करते। जरूरी नहीं कि आपस में पहले मल्टीप्लिकेशन करो उसके बाद जो वैल्यू है इसको ऐड करो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या बोलता है। देखो ये एलसीएम का सवाल है, हर साल एक नंबर सिस्टम का एक एलसीएम का सवाल आता ही आता है। देखो ये सवाल कितना सरल और कितना सिंपल है। क्या बोला है, एक संख्या, देखो ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आते ही सवाल बहुत सिंपल हो जाते हैं। देखो क्या बोला है, जो ए है वो बी से बड़ा भी है और उनका लघुत्तम एलसीएम जो 209 दिया है, एलसीएम दिया है 209। ठीक, एक चीज ध्यान से रखो, कोई भी प्राइम नंबर होगा, मान लो ये भी 2 और 3 प्राइम नंबर है, अगर 2 और 3 का एलसीएम की बात करें तो ये 6 होगा। अगर हम 2 और 5 प्राइम नंबर है इसकी बात करें तो एलसीएम हमेशा 10 होगा। ठीक, तो जो प्राइम नंबर का, इसका मतलब यहाँ बोलने का सिर्फ ये मतलब था 209 जो है वो प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो 209 देखो किसका हो सकता है, 11 का, 11 का नम 11, 9 बचा, 11 9 99। ठीक, अगर हम 11 का भाग दें तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 का नम 11, ठीक, बचा 9, 11 9 99, ये हो जाएगा। उन्नीस गुणे 11 हो जाएगा। उन्नीस गुणे 11। ठीक, और बोला है ये ए बड़ा भी है बी से, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से बोला क्या, बी स्क्वायर माइनस ए का मान बोला। बी स्क्वायर का मान क्या है, ध्यान से देखो 11 का स्क्वायर माइनस 19, इसकी वैल्यू पूछा है। देखो एक तो ये है, सॉल्व करोगे क्या, 11 ग्राम में 121 माइनस इसको 19 करोगे। ठीक है, माइनस 19 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 11, 1 बचा 0, 102। ठीक है, यहां से बी ऑप्शन। लेकिन यहां भी हम टाइम बचा सकते थे, देखो कैसे, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, इधर 9 है, लास्ट डिजिट में एक मन से अगर 9 घटाना होगा तो एक कॉमन लेके मतलब 10, 11 हो जाएगा, 11 मन से 9 जाएगा तो हमेशा लास्ट डिजिट क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो लास्ट डिजिट देख लो, इसमें 9 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1, तो हमने क्या बोला, क्या बचेगा, 2 बचेगा। सिर्फ ऑप्शन सीधा था, बी ऑप्शन लगा के आगे भी बढ़ सकते थे। फिर से ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, 11 गुणे 11 लिखा है, लास्ट डिजिट 11 गुणे 11 का 1 ही आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो, 1 आएगा। 1 मन से अगर 9 घटाना हो, एक कॉमन लोगे, 11 हो जाएगी, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2, मतलब लास्ट डिजिट क्या बचेगा, 2 बचेगा, वहां से 102 हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आ गया, ऑप्शन ऐसे टिक कर सकते थे सेकेंडों में। ठीक है, कई सेकंड यहाँ बचाए जा सकते थे। अगला सवाल बोला है, ध्यान से देखो ये सवाल क्या करता है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। ध्यान से देखो 20% अधिक करता है, इसको सिंपल सॉल्व करो। देखो माना 100 है, 20% अधिक बताता है, उस पर लिखता है 20% का मतलब 100 का 20% 20 ही होता है, 120 हो गया, अंकित कर दिया। फिर बोला 10% का छूट देते हैं, 120 पे, जैसे 100 पे 10% 10 होता है, 120 पे 10% 12 हो जाएगा। इस पे क्या करता है, 10% का छूट देता है, तो मतलब 12 रुपया का छूट देगा। ठीक है, इसमें प्लस करता है, तो 12 रुपये की छूट दिया तो 108 रुपया आ जाएगा, 108 रुपया आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो 108 रुपये उसने बेचा तो उसका बोला लाभ, 100 में खरीदा और 108 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 8% का। 100% ही तो हमारा होता है, तो अगर 108% हुआ तो मतलब 8% ज्यादा पे बेचा है तो 8% का लाभ हुआ है, सीधी सीधी सी बात है। समझ में आ गया, एक तो ऐसे कर सकते थे, ये पहला मेथड है जो सबसे कम टाइम में लगता, अगर इसमें 1 सेकंड कम लगता, और अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो इसमें 1 सेकंड ज्यादा लगता। दूसरा मेथड क्या कहता है, देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है,
5 में खरीदा, 6 रुपया उसने प्रिंट कर दिया। फिर बोला 10% का छूट दिया। छाप पे 10% का मतलब 0.6 होता है। अगर कितने का 10% का उसने छूट दिया तो मतलब 0.6 का छूट दिया। बचा हुआ अगर 6 में से 0.6 चला गया, कितना बच गया? 5.4 बच जाएगा। 5.4 बच जाएगा ना। अब देखो 5 में खरीद के 5.5 में 4 में बेच रहा है, कितनी की बढ़ोतरी हो रही है? 0.4 की। कितने में? 5 की। ये गुणे 100 कर दो, यही हमारा परसेंट होगा अगर परसेंट में निकालना है। ठीक है, कर लो। 20 पंचे 100 होता है, 20 दूनी 20 चौक 80 होता है, पॉइंट में लगा है तो 0 हट जाएगा, 8% आ गया। ये हो गया हम आपका दूसरा मेथड। ठीक है, देखो यहां पर 100 मानने से कितना आसान सवाल, सीधा 8 दिख रहा है, ये भी आसान मेथड था। और तीसरे मेथड की बात करें, वो जो आपको किताब में दिया गया वो तीसरा मेथड है, वहां से जाके देख लेना, आसानी से समझ लेना। ठीक है, लेकिन इस चीज को अच्छे से समझो। 100 रुपए था, 20% गेन किया तो 120 रुपया जो उसने एमआरपी छाप दिया, और फिर उसने बोला कि हम 10% का छूट दे रहे हैं। 120 पे 10% का मतलब होगा 12 रुपया उसने छूट दिया। 12 रुपये छूट दिया तो 108 में बेचा। 100 में खरीदा था, 108 में बेच दिया, तो 8% का लाभ होगा ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? 4,620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त में कितना होगा? ध्यान से देखो, बोला प्रत्येक किस्त में कितना होगा। ठीक है, अब देखो 10% का मतलब होता है क्या? 10% का मतलब देखो क्या होता है, 1/10 होगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये प्रिंसिपल है, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 10 में लिया, पहले साल में 11 में लौटा देता। 2 साल की बात किया तो 10 के स्क्वायर के हिसाब से 11 के स्क्वायर होगा। लेकिन बोला है जो किस्त वापस किया जा रहा है वो सेम है, तो ये तो किस्त वापस किया जा रहा है, इसमें 11 का स्क्वायर है तो इसमें भी 11 का गुणा करना पड़ेगा ना। 11 का गुणा करना पड़ेगा ना। ये क्या हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो 110 होगा, ये क्या होगा? 100 होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? 210। और ये क्या हुआ? 11 ग्राम में 121। जो एक का किस्त लौटाया जा रहा है, एक किस्त 121 के हिसाब से। जो 210 है उसने दिया क्या कि 210 जो है वो बराबर है 4620 के। तो हमें बता दो कि 111 पर किस्त कितना होगा। ये x मान लो होगा, बस इसी को सॉल्व करना था। इसको सॉल्व कर लो, करके निकाल लो क्या होगा वैल्यू। ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, ये 7 त्रिक 21 होता है ना, इसको काट लो। 3 एक 3 हो गया, 5 3 15, 4 3 12। अब देखो इसको काट लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक, x की वैल्यू जो आ जा रही है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? 121 इंटू 22। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 22 का गुणा इसमें करना है। अगर हम अप्रॉक्स चलते हैं तो एक बार आंसर देखो, क्योंकि इसमें 2600, 2700, 2500, 2400 ऐसे कुछ है। अगर हम मान लेते हैं ये 20 है तो 20 12 दूनी 24, 2400 समथिंग आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे मान सकते थे। अगर ये 20 प्लस 2 लिखा गया है, कुछ नहीं, ये कितना होगा? अगर इसको सॉल्व करते हैं 2 2 दूनी 4 2, ये इतना प्लस 121 ऐड करना है। कितना? 121 122, 2 है ना, 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये ऐड करना है। 2682 ये आ जा रहा है, नहीं 2662। ठीक, 2662 आ गया। समझ में आ गया? आगे चले, बस इसको सॉल्व करना था। फिर से देखो, हम सॉल्व करके एक बार फिर से बताते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया, कैसे आसानी से इसको। ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है। क्या बोला? 121 था गुणे 22 था, तो 22 को 20 प्लस 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 20 का गुणा जब करते हैं तो इसमें क्या होता है? 2 2 दूनी 4 2, एक जीरो बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोला इसमें बस ये 242 ऐड करना है, ऐड कर लो। 242 ऐड करोगे 2662, यही आएगा 2662। समझ में आ गया? आ गया समझ में कैसे हम इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते थे। चलें आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या कहता है। देखो ये एवरेज का सवाल है। हर साल ऐसे अभी तक जितने मैंने 8 सेट सॉल्व किए इसी टाइप के सवाल आए हैं। ठीक है,
देखो इसको हम सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर देते हैं। क्या बोला, 16 संख्याएं हैं, उनका औसत 48 है। मैंने बोला जब भी एवरेज की बात की जाए, जितना एवरेज 48 है ना, 16 लोग हैं, सबको बांट दो बराबर बराबर, सबका अगर 16 लोगों का सबको 48 48 दिया जाए तो सभी के एवरेज भी 48 ही रहेगा। समझ में आया। चलो इसमें से पहली 6 संख्या बोला गया 45 है। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा कि सबको 48 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला पहली 6 संख्या, 6 संख्या का कितनी 6, इनका कितना है एवरेज है 45 है, 3 कम है, मतलब ये 3 हर एक से 3 3 कम लेके गया। 6 लोग मतलब 18 कम लेके गए, 18 कम लेके गए, मतलब 18 कम लेके गए। ध्यान से देखो आगे भी और क्या कहता है, 18 कम लेके गए हैं, ठीक है, इनको और 18 लेके जाना चाहिए था, ठीक। और बाकी अंतिम 7 संख्या, अंतिम 7 संख्या जो है उनका 53 है, 53 है। तो ये 58 से पर पर्सन से कितना ज्यादा ले गए, 48 था, मैंने माना था ये सबको 48 48 दिया, लेकिन ये 53 53 ले गया, तो मतलब सबको 53 दिया गया होगा। एक लोग से कितना 5 ज्यादा ले गया, 7 लोग ले गए, मतलब ये 35 ज्यादा लेके चले गए। 18 कम था और ये 35 ज्यादा लेके गए। 35 ज्यादा किसमें से लेके जाएंगे, जो बचा हुआ होगा ना। अब देखो क्या बोला, 3 संख्या और है, 7वीं 8वीं और 9वीं, यहाँ पर 3 संख्या है, 7th 8th और 9th संख्या बची हुई है, ठीक है बोला है। और क्या बोला है, तो ये जो 35 ज्यादा लेके गया इन्हीं में से ले गया होगा, और 18 कम ले गया तो 18 इन्हीं को दिया होगा, तो कितना और लेके गया होगा। इसको हम सॉल्व करें 17 एक्स्ट्रा, अभी 17 इन तीनों में से लेके जाया गया है, 17 इन सभी से लेके जाया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, इन सभी का 48 48 है, लेकिन इसमें 17 निकाल भी लिया गया है। ध्यान से आगे बढ़ो, क्या बोलता है, जो देखो 7वीं और 8वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। मान लो ये 3 अधिक है, तो 9वीं से इसको अगर हम 0 माने, मतलब इसको अगर हम x मान लें, तो ये कितना 7 ज्यादा है, तो ये x + 7 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है x + 3 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये x + 3 ज्यादा होगा, x + 7 ज्यादा होगा, ये x होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये प्लस ये कितना होना चाहिए, ध्यान से देखो, x + 3 + x + 7 + x, ये जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए थी, देखो 48 × 3 होनी चाहिए थी, कितना 48 × 3 तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें से 17 और निकाल लिया गया, तो इसमें 17 और निकाल दो। समझ में आया, 17 निकाल दो, वही हो जाएगा। कितना होगा 8 3 24 4, अब बचा कितना 2 4 3 12 13 14, 144 में से 17 चला गया, कितना बचा 7 और 2 1, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 127, इतना बराबर कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बराबर 127 हो जाएगा। इसको ऐड करें तो 7 3 10 10 इसमें से और घट जाएगा, कितना हो जाएगा 117, कितना xy 3x बराबर 117 हो जाता है। तो x बराबर हो गया ये बटे 3 कर दो, 3 3 9 हो गया, 2 9 3 27, x की वैल्यू 39 आ जाता है, x की वैल्यू 39 आ जाता है। तो बोल रहा है 9वीं और 7वीं संख्या का अंतर, 9वीं और 7वीं संख्या का औसत बोल रहा है, x + 3 + x का औसत पूछ रहा है। दो संख्याओं का औसत क्या लिखोगे, 2x + 3/2 पूछ रहा है, ठीक है। कितना है, x की वैल्यू 39 है, 39 यहाँ रख दो, 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7, ठीक। 78 + 3 कितना हो जाएगा, 78 + 3 कर दोगे 8 3 11, 81/2 होगा, 81/2 मतलब 40.5 होगा। समझ में आ गया। चले आगे, ध्यान से देखो एक बार फिर से समझाते हैं। क्या बोला, 16 संख्याएं थी, सभी का औसत कितना था 48, मैंने कहा सभी को 48 48 दे दो, सबको डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोला इसमें से पहली 6 संख्या जो थी उनका औसत 45 है, 6 संख्या पहली 45 है, तो मतलब ये एक लोग से कितना कम लेके गए होंगे, 3 कम ले गए होंगे, सभी 3 3 कम लेके गए। होना चाहिए था 48, लेकिन ये 45 हुआ, मतलब सब 3 3 कम ले गए, तो 18 कम लेके गए। 18 किनको मिला होगा, बाकी संख्याओं को मिला होगा। फिर आगे क्या बोलता है, अंतिम जो 7 संख्या है उनका 53 है,
अंतिम 7 संख्या का औसत 53 है। 53 है तो मतलब ये 5 ज्यादा लेके गया है। हर एक पर्सन जो सातों है 5 ज्यादा ले गया। 7 लोग पर पर्सन 5 ज्यादा ले गए तो 35 ज्यादा ले गए। इधर 18 कम ले गए, इधर 35 ज्यादा, तो अभी भी 17 लेके ज्यादा गए हैं। तो 17 किससे ले गए होंगे? जो बाकी संख्या बची होगी, बाकी संख्या 7वीं 8वीं और 9वीं बची हुई है, ये इसमें से 17 ज्यादा ले गए। अगर इनका देखें तीनों का 48 गुणे 3 होना चाहिए था, लेकिन 17 और लेके गए तो मतलब 127 इनका होगा, 127 इन तीनों का। अब मान लिया, अब फिर उसके बाद क्या बोला है, 7वीं और 8वीं जो संख्या है 9वीं से 3 और 7 अधिक भी है, तो मैंने मान लिया 9वीं संख्या x है, तो 8वीं संख्या x + 7 हो जाएगी और 7वीं संख्या x + 3 हो जाएगी। इन तीनों का जो होगा संख्या कितना होगा, 127 के बराबर होगा। यहाँ सॉल्व कर दिए, x बराबर 39 आ गया, वैल्यू रख के दोनों का एवरेज निकालिए। समझ में आया? एक तो ये मेथड था। अब दूसरे मेथड की बात करें जो लेंदी होगा, लंबा प्रोसेस होगा, उसमें क्या होगा, 16 गुणे 48 करो। दूसरा मेथड की अगर हम बात करें तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो क्या बोला, 16 सभी क्या है, 16 गुणे 48 होगा सभी संख्याएं, माइनस इसमें पहली 6 संख्या गुणे कितना था उनका 45 था, अब फिर बाकी जो 7 संख्या थी उनका 53 था। ठीक है, ये संख्या करने के बाद तीनों संख्याओं का ही सम बचता है, 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या का ही सम बचता है। ठीक है, वही बचेगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे कौन सी संख्या, x7 प्लस x8 और प्लस x9 वाली संख्या बच जाएगी, तीनों का ही सम बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके देख लेना, ये तीनों की संख्या। फिर बोला है जो 9वीं संख्या है वो 8वीं संख्या से 7 कम है, ऐसे कर सकते हैं, या 7 अधिक है, और जो 7वीं संख्या है 9वीं से 3 अधिक है, तो इसको मान लो, इसको लोग p मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, p + 3 की एवरेज पूछा है, निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले। चलो ठीक है, ये वाला सवाल देखें क्या बोलता है। देखो, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखो, अगर नंबर लाइन ग्राफ से इसको निकाले तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। 65% का मतलब क्या होता है, एक बार देख लो, 65% का मतलब हो गया 65/100 लिखोगे, 13 × 5 = 65, और ये क्या हो जाएगा 20 × 5 = 100। ठीक, 20 पूरा था तो 13 स्पेंड किया, और जो बचा सेविंग में बचा कितना, सेविंग में 7 बचेगा। ठीक, ये अगर ये 7 है, अगर हम ये 7 हो जाएगा तो ये भी 13 हो जाएगा, हमें इक्विलिब्रियम में लाना है। ये बोला है हमारा, हम सेंटर मान के इसको चल रहे हैं, और ये बढ़ता है, ये हमारा क्या था, इनकम था, इनकम। ठीक, इनकम हमारा बढ़ता है कितने से, 20.1 से बढ़ता है, और ये जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ता है, एक्सपेंड कितना होता है 20% का, 20 से यहां तक जाने में 0.1 का अंतर है, 0.1 का मतलब 7 हो जा रहा है, तो ये कितना होगा ये बोल रहा है। ध्यान से देखो, ये 0.7 हो रहा है, तो मतलब यहां से हम 7 बराबर होता है 0.1, तो 1 बराबर 0.1/7, तो 13 बराबर क्या होगा, 13 बराबर होगा 7 होगा। इसको सॉल्व कर लो, 13 × 9 13, बचा कितना 6, 8 हो जाएगा 0.18। तो यहां से यहां तक आने में 0.18 की बढ़ोतरी होगी, तो 20.1 था, तो इसमें बस इतने को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 20.28। ठीक है, 20.28, एक सेकेंड, 20.1 हुआ, 0.18 हो गया, ये 20.18 मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 20.3 हो जाएगा। ठीक, 20.3 हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया,
ये तो हो गया सेकेंडो में सॉल्व कर लिया, समझ में आया। चले आगे, ये तो पहला मेथड हो गया। हम अगर इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें, एक तो ये था सबसे कम टाइम में सबसे कम समय में हो गया, और दूसरे मेथड की बात करें कौन सी, हम दूसरे मेथड की बात करें, देखो दूसरा मेथड क्या करता है, 65% बढ़ोतरी होती, ठीक है, खर्चा होता है। बोला क्या बोला, फिर सवाल देखो, एक ही आय का 65% खर्च होता है, ठीक है। माना 100 रुपया था उसके पास पूरा, अब खर्चा कितना होता है 65 रुपया, बचेगा कितना 35 रुपये बच जाएगा, सेविंग हो गया, ये जो इसमें खर्चा किया ये इनकम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। आय ये है, इसमें कितने की वृद्धि होती है 20.1 का परसेंट का, तो मतलब इतने का इतना परसेंट इतना ही होगा, कितना होगा 120.1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, बी होती और व्यय में भी 20% की बढ़ोतरी होती है, उसके व्यय में 20% की बढ़ोतरी होती है। 20% की बढ़ोतरी, 65 का 20% कितना होगा, 65 का 20% कितना होगा, देखो 65 का अगर हम 20% निकालें तो 20 पंचे 100 होता है, ये 5 1 5 5 ये 15, 13 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो 13 रुपया और बढ़ता है, कितना हो जाएगा 5 3 8 78 रुपया, ठीक हो जाएगा। एक अब कितना हो गया 120 रुपये, 120.1 रुपये इनकम थी, 78 रुपये उसका खर्चा हुआ, बचा कितना होगा सेविंग में 0.1 बचा होगा, ये 0.2 हो गया, 10 मन से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचा कितना 1, 7 मन से 7 3 10, 7 4 11, 42.1 रुपया उसका बचा होगा। पहले कितना था सेविंग इतना, अब कितना हुआ बढ़ोतरी हुई है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, कितने की इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में, ध्यान से देखो 35 5 40 2, 7.1 की बढ़ोतरी हुई, कितना 7.1 की बढ़ोतरी हुई है, कितने में 35 की, बस यही सॉल्व करना था, इसको सॉल्व कर लो यही आंसर होगा। क्या होगा इसको सॉल्व करोगे, 7 5 35 5 दूनी 10, ये हो गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इससे हट जाएगा, बचा क्या 71 इंटू 2/7, बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो जो भी आंसर होगा, 2 7 दूनी 14 बटे 7, 7 दूनी 14 2 हो गया, जाएगा नहीं, ये 20 हो गया, 20 हो गया, 7 त्रिक 21, लगभग इतना हो जाएगा, 20.8 का कितना होगा इंक्रीमेंट होगा, समझ में आ गया, 20.8 का मतलब 20.3 का इंक्रीमेंट होगा, समझ में आ गया। आगे चले अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो ये वाला सवाल, ये सवाल बोला पंचर वाला सवाल है, देखो पंचर वाला सवाल कितना सरल है, क्या बोलता है, एक टायर में 3 पंचर है, ठीक है, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर का हवा निकाल सकता है, कोई बात नहीं, दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में हवा निकाल सकता है, कोई बात नहीं, तीसरा जो पंचर है वो अकेले 6 मिनट में टायर से हवा निकाल सकता है, ये भी कोई बात नहीं। फिर बोला यदि हवा एक नियमित दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर के को एक साथ मिलकर कितने टाइम में हवा निकाल देंगे, तीनों लोग, कुछ नहीं करना, देखो 9 18 और 6, बस इन सभी का एलसीएम क्या होगा 18, क्षमता इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, बोले सभी मिलके इसका हवा कितने निकाल सकते हैं, 3 3 6 हो गया, 6 3 18, 3 मिनट में सभी मिलके इसका हवा निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। चले आगे अगले सवाल से, अगला सवाल 6 बट ये करना था, 6 3 18 3 मिनट में, ठीक है। अगला सवाल चले, देखिए कितने सेकेंडों में हो गया सवाल, बहुत सरल सवाल था। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है, P और Q क्रमशः ये इतने पैसे और इतने, ठीक है, कि पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर कुछ पैसा लगाते हैं, शुरुआत करते हैं, अनुपात अगर हम इनका देख लें, P हो गया ये Q हो गया, ध्यान से देखो 150000, ये सिर्फ डराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी गई है, वैसे दुकान खोलने के लिए इतना पैसे और इससे ज्यादा ही पैसे की जरूरत होगी, तो अनुपात देखें तो 15 15 15 3 45, 1:3 में निवेश करते हैं, 1 वर्ष के बाद उनको कुल इतने रुपए का लाभ होता है, ठीक है। P अपने
लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं था उसके वेतन के रूप में मिलता है। ठीक है, अगर हम लाभ की बात करें तो जो निवेश किया होगा जितना शेयर होगा प्रॉफिट भी उसी को हिसाब से मिलेगा। तो एक शेयर निवेश किया, टोटल शेयर कितने थे 4, 1/4 के हिसाब से उसको पैसा भी मिलेगा। ठीक, 4 चौक 16, उसको कुल पैसा मिला होगा, जो प्रॉफिट मिला होगा इतने का मिला होगा। ठीक, लेकिन उसको 70,000 रुपया मिलता है, जो प्रॉफिट है वो, और प्रॉफिट के अलावा उसके वेतन के रूप में और मिलता है। 40,000 तो उसका प्रॉफिट था, बोला जो 70,000 मिलता है, तो उसको वेतन कुल कितना मतलब 70,000 उसको कुल मिलता है, 70,000 में 40,000 उसका प्रॉफिट था और 30,000 उसको अलग से मिलता है, वही 30,000 के बारे में पूछ रहे हैं तुमसे। समझ में आ गया? चलिए सवाल आगे, अगले सवाल पे चले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? चलो अगले सवाल पे ध्यान से देखो। ये वाला सवाल क्या कहता है, ट्रेन वाला सवाल आ गया। ट्रेन वाला सवाल बहुत सिंपल है, हर साल इसी टाइप का, अभी तक मैंने 8 पेपर सॉल्व कराए हैं, 8 में इसी टाइप का सवाल आया है। और इससे पहले ये सेकंड शिफ्ट में आया था ना, ये सेकंड शिफ्ट था, शिफ्ट सेकंड था, और इस फर्स्ट शिफ्ट का अगर पेपर देखोगे सेम सवाल है, बस यहाँ 225 जगह पे 600, जहाँ 25 लिखा है यहाँ 450 लिखा था, बस डबल करना था। यहाँ पर क्या बोला, एक ट्रेन है 225 किमी की दूरी एक समान चाल से, चाल समान है, 2.5 घंटा में तय कर लेती, और उसी चाल से अगर उसको चलाया जाए तो 630 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय करेगी। कुछ नहीं करना है, क्या बोला, 225 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है 2.5 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि 630 में कितना टाइम लगेगा, मान लो x टाइम लगेगा, बस इसी को सॉल्व करना, कर लो। कहोगे कैसे, देखो स्पीड सेम है तो क्या हो जाएगा, स्पीड अगर सेम है, स्पीड अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, d/t इक्वल टू हो जाएगा d1/d2/dt। ठीक है, वही हमने लगाया, देखो 225 इतने में करता है, तो यहां से इसको काट सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये 0 लग जाएगा, 25 नवैया 25 अट्ठे 225 नवैया हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 630/90, इसको सॉल्व कर लो, 963, x की वैल्यू आ गई 7। समझ में आ गया? चलिए आगे अगले सवाल पे, हो गया सॉल्व। एक तो इसका ये मेथड था जो आप सेकेंडों में इसको कर सकते थे, अगर आपको दूसरा मेथड से भी करना है कोई बात नहीं, जो आपको आता है उस मेथड से कर लो, लेकिन इस मेथड से देखो, कोशिश करो इसको ऐसे ही सॉल्व करने का। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, कैसे सॉल्व कर सकते थे, स्पीड दिया है, देखो क्या दिया, स्पीड निकाल लो, वहां से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा 225/2.5 घंटा 2.5, कोई दिक्कत नहीं, यहां से सॉल्व करते स्पीड आ जाता 90, आ जाता 90 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या बोला है, जो स्पीड है दूसरी बार उसको चलना होता है 630 किलोमीटर, टाइम उसको t लगता है, s दिया गया है, s की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 90। ठीक, इसको जब सॉल्व करते हैं तो t बराबर हो जाएगा 630/90, 963 7 मिनट 7 आवर्स। ये दूसरे मेथड्स कर सकते थे, इसमें टाइम भी जाता, स्टेप भी जाता। समझ में आ गया? सवाल वही है, बस थोड़ा सा जब आप एक के बाद एक लगातार कई सेट लगाते जाएंगे तो आपके लिए सवाल और मेथड बहुत सरल हो जाएंगे, बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलें, अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, कोई बात नहीं, क्या बोला, आदमी, पहला मेथड इसको ध्यान से देखो, क्या बोलता है, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, तो एक टॉफी जो है, एक टॉफी, एक जो टॉफी है वो कितने का आएगा, 1/3 में RS में। ठीक है, अब वो 50% की बढ़ोतरी होती है, देखो 1/3 में, ठीक, उसको 100% पे मिलता है, और उसको पहले मतलब 1/3 रुपए, जो ध्यान से देखो
1/3 टॉफी है उसको इतने मिलता है, मतलब 1/3 टॉफी 1/3 रुपए में उसको मिलता है, ठीक है। तो 1/x जो होगा कितना टॉफी मिलेगा कि जब वो 150% वो बढ़ा दिया जाए। समझ में आ गया? बस इसको ये पहले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक। 1/3 इक्वल टू 100 हो जाएगा, 100%। तो बोला 150% पहले बढ़ा देते हैं, ये 100% पहले इतना मिल रहा था, 100% मतलब 1/3 रुपए में, मतलब इतना। अब 150 में उसको कितना मिलेगा यहाँ से देख लो, समझ में आ गया? 150% लाभ पे। एक तो ये पहला मेथड, इसको सॉल्व कर लो, ये 0 कट गया। अब ये इधर जाएगा, मतलब ये 3 यहाँ हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। x ऊपर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2, ठीक। हम दूसरे मेथड की बात करें, क्या बात करें? दूसरे मेथड की बात करें। क्या बोला? एक टॉफी का मूल्य 1/3 रुपए में, ठीक है। बोलता है 1/3 रुपए में उसको एक टॉफी मिलती है। अब क्या करते हैं, 50% का लाभ उसके प्राप्त करना। 1/3 का 50% कितना होगा? 1/2। 1/3 का 50% अगर निकालें तो 1/2 लिखोगे। 1/2 का लाभ होता है, तो मतलब बेचता कितना है? 150% पे, ठीक है। 150% पे 150/100 लिखेंगे, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, तो 1/2 रुपए में बेचता। पहले 1/3 रुपए में एक टॉफी मिलती थी, अब 1/2 रुपए में एक टॉफी मिलेगी। तो मतलब 2 टॉफी 1 रुपए मिलेगी, 2 टॉफी 1 रुपए मिलेगी। समझ में आ गया? चले आगे अगले वाले सवाल। ये वाला सवाल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक। ये वाला अगर देखना है फिर देखो, 1/3 मतलब 1/3 टॉफी है, मतलब 1/3 रुपए में उसको पूरा टॉफी मिलती थी पहले। अब उसका जो 100% था 1/3 मिलता था, मतलब उसको 150% कर दिया तो 1/x मिलेगा, 1/x टॉफी मिलेगा, 1/x टॉफी 150% मिलेगा। तो वहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ये वाला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो, लिखा है ये सवाल, ठीक है। इसमें a² + b² + c² का निकालना है। इसको अलजेब्रा का सवाल मानो या सिंप्लीफिकेशन का, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये अलजेब्रा का सवाल वैसे है, ठीक है। क्या फार्मूला लिखा है देखो, ध्यान से देखो, तो ये √2 का क्यूब लिखा है, √2x का क्यूब। क्या लिखा गया है, समझ में आ गया कि नहीं? देखो, अगर a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a - b होता है, अगले कोष्टक में a² + b² + ab होता है। बस यही कंपेयर करना था। ध्यान से देखो, एक जगह पे क्या लिखा गया है, ये लिखा है √2 × x लिखा गया है। ये क्या लिखा है, √3 × y लिखा गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, √2x - √3y ये हो जाएगा। यहां से a का स्क्वायर बोला है तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2 मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बोला, -ab, तो माइनस इसको कॉमन कर लेंगे, देखो यहां पर प्लस हो जाएगा, रहेगा तो प्लस ही, ऐसे कर लो। माइनस ऑफ √2 × √3 मतलब √6 का x × y हो जाएगा। फिर प्लस cy का स्क्वायर, cy का मतलब 3 × y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? बस यही चीज करना था। अब ध्यान से देखो, जो x का स्क्वायर लिखा है, यहां से a की वैल्यू आ गई, ये जो इतना वैल्यू है ये है b की वैल्यू, ये जो 3 है ये है वैल्यू c की। तो बस पूछा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 2 दूनी 4, b का स्क्वायर √6 मतलब 6 हो जाएगा, c का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15, 2 = 17। ठीक है, फिर से देखो, अरे 2 नहीं होगा, ये 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4, a की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 × 4 = 10 = 19। समझ में आ गया? चले आगे अगले सवाल पे चले। समझ में आ गया? बस इसमें ये फार्मूला आपको आना चाहिए था। या इसमें ये क्यूब का फार्मूला देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब
3xy z इक्वल टू क्या होगा, एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, अगले कोष्टक में x का x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला होता है, सबको आता है, बस इसको यहाँ पर पुट करना है वैल्यू। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखा है, ये 18 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये 18 का स्क्वायर लिखा गया माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू दिया 90। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो सवाल को, इतना प्लस इतना बोला है, अगर हम इसके साथ x प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर दें और इधर ऐड करेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, तो 3 की जगह पर 4xyz हो जाएगा, 4xyz इधर ला देंगे, xyz की वैल्यू दिया है 18, 81 दिया, सॉरी, ये हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है, ध्यान से देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसी का 1/4 लेना है, समझ में आ गया। ये जो चीज यहाँ नीचे लिखी गई अब इसकी वैल्यू हो गई, यही वैल्यू होगी। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देखो यहाँ पर 18 का स्क्वायर माइनस 18 गुणे 18 25 90 होता है। 18 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 18 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 18 माइनस 5 3 15 मतलब 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 18 में से 5 3 15 गया तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 81 4 के 4 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक, बस यही सॉल्व करना है। 8 ये 18 का 18 स्क्वायर कितना होगा, अगर आता नहीं है, देखो एक तो 18 का स्क्वायर आना ही आना चाहिए, नहीं आता तो सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे। अगर नहीं आता है तो क्या करोगे, 18 गुणे 18 ये होता है 8 अठाई 64, 64 का 4 हाथ ले लो 6, ऐसे कर लो। फिर उसके बाद 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, 8 8 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22, 22 का 2 हो जाएगा, हाथ लगा 2, फिर 1 एकन्नम 1 2 324 हो जाएगा। ठीक, एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का, पहला मेथड अगर नहीं आता तो, और दूसरा मेथड अगर नहीं आता तो कैसे करोगे, जैसे 18 का स्क्वायर लिखा है तो ये सेम, इसको कुछ नहीं लिखा, देखो ये a लिखा गया है, ये लिखा गया है, b लिखा गया है, तो क्या लिखोगे, पहले b का स्क्वायर लिखोगे, सबका 8 अठाई 64 होता है b का स्क्वायर, फिर ab यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, ab मतलब 8 के 8 दूनी 16 लिखोगे, फिर a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर a लिखोगे 1। ठीक है, अब इसको एक एक 6 ले लोगे, ये 6 इसमें जाएगा, 12 2 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, और वैसे आपको 18 का स्क्वायर होना आना चाहिए। ये क्या हो रहा है, 324 हो रहा है, गुणे 3 कर दो प्लस 324। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 324 कॉमन लेंगे, 324 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो ये क्या होगा, समझ में आया। देखो एक चीज और कर सकते थे, देखो इसको 324 गुणे ये होगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, ये हो रहा है। इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, देखो 6 है तो लास्ट में 6 आना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो एक तो 12 का क्यूब हो सकता है, 12 का क्यूब इतना जाएगा, 12 पावर 1/4 तक जाएगा, नहीं 1/4 तक, तो अगर 6 का पावर 4 करें, 6 36 गुणे 36 करें तो 4 चौक 16, ये हो जाएगा। ठीक, एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड, अगर आप यहां तक पहुंचे हुए हैं, ठीक, उसके बाद देखो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक अगर आप पहुंच गए, ध्यान से देखो ये 81 लिखा गया है, तो ये क्या होता है, 9 गुणे 9 होता है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, मतलब ये भी, ये जो है 18 का स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 18 पहले से कॉमन किए, ये भी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर ये जो है ये क्या है, ये भी तो 18 का ही स्क्वायर है, लिखा है, ध्यान से देखना, ये भी 18 का स्क्वायर, ये भी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर इंटू 4 बच रहा है। ध्यान से देखो क्या बच रहा है, 18 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, देखो ये वाला मेथड समझ में आ गया। अगर इसको 2 अंकों का गुणा नहीं आता तो ऐसे सिखा दिए, सेम संख्या है तो ऐसे निकाल सकते थे,
अगर अलग अलग संख्याएं थी ऐसे निकाल सकते थे। यहाँ पर देखो ये भी 18 के स्क्वायर, ये भी 18 के स्क्वायर, तो 18 के स्क्वायर कॉमन करके ये 4 कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये पावर 14 लिखा गया है, ये लिखा गया ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो क्या बचा है, 18 का स्क्वायर इंटू 4 लिखा गया है। जब इधर जो पावर रूट में 4 लिखा है तो इधर लाओगे 14 हो जाएगा। इसी यही तो सॉल्व करना था ना। देखो इसमें क्या लिखा है, 9 गुणे 9 लिखा है, 2 बार 18 तो 2 बार 9, 9 दूनी 18 मतलब 4 गुणे जो था, ध्यान से देखो ऐसे देखो, देखो ये 18 गुणे 4 लिखा है। देखो ये क्या लिखा है, 9 गुणे 2, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिखा है। ध्यान से देखो 4 बार से यहाँ से 2 एक बार निकल जाता, 2 बार 9 है मतलब 4 बार 9 है तो यहाँ से 3 निकल जाता, 3 गुणे 2 होके सीधा 6 हो जाता। देखिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा ऐसे गुणा करें, चीजों को देखें। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते तो और सिंप्लीफाई हो जाता। समझ में आ गया, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो चीजें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार चीजों को गुणा कर रहे हो, वैल्यू आ गई फिर इसका जाके स्क्वायर निकालोगे तब आएगा। लेकिन उससे आसान तरीका यहीं से सॉल्व करने का था। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, अगले सवाल पे चीजें समझ में आ गई, चीजें देख लो। ठीक है, ये वाला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है। त्रिभुज एक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये A हो जाता है, ये B हो जाता है, ये C हो जाता है। BC पर D एक ऐसा बिंदु है, D एक ऐसा बिंदु है, ये D हो गया। ADC कौन सा कोण, ये वाला, ये कोण, और BAC और ये वाला कोण कौन सा, ये कोण, ये वाला कोण बराबर है। ठीक, यदि CA बराबर 15, ये दे दिया 15, तो CD बराबर दिया है 9, CD बराबर दिया है 9। ठीक है, तो CB की मान बताओ, CB का मान बताओ, ये वाली वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होगा। ध्यान से देखो कितना, इसमें त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, देखो ध्यान से क्या बोलता है। हम दोनों त्रिभुज को यहाँ पर लिखते हैं, बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज, ABC, तो कोण इसमें ये वाला, और ध्यान से देखो, और ये वाला त्रिभुज ACD वाला, कोण ये वाला, दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर है। ठीक, इसमें इसका ये भी 15 दिया है, ये भी 15 दिया है, ये और ये बराबर है। अब ध्यान से देखो, अगर कोण C अल्फा होता है तो ये भी अल्फा ही होगा, और इसमें भी कोण अल्फा ही है। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो कौन सा, ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब समरूप त्रिभुज की बात करें तो ध्यान से देखो, तो अगर हम मान लेते हैं ये क्या, बीटा मानते हैं, ये तो दो कोण बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये वाला बीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, बीटा के सामने वाला कोण, कोण बीटा के सामने वाला कितना हो गया, 15, बीटा के सामने वाला CD, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, बराबर हो जाएगा, कोण A के बराबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, BC, कोण A के सामने, कोण A है, कोण इसके सामने की बात की है, तो कोण इस A के सामने मतलब ये वाला कोण, कौन सा, कोण A वाला, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो सेम है, तो इसमें कोण D वाला सेम है, वही कोण D के सामने क्या हो गया, 15। ठीक, बस इसको सॉल्व करना है। CD की वैल्यू कितना दिया गया है, 9 दिया है, 9 दिया है, बस इसको यहाँ पर 9 रखो, तो इसको सॉल्व कर कैसे क्या होगा, देखो हो जाएगा 15 गुणे 15/9, ये हो जाएगा, BC की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, BC की। ध्यान से, ये BC की वैल्यू हो जाएगी,
हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करना, ये इसमें से 2 3 है तो एक 5 आ जाएगा, इधर एक 5 आएगा, 5 5 25। समझ में आ गया? आगे चले, फिर से ध्यान से देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण कौन सा है? ये कोण ए, मतलब BAC का कोण, ये जो कोण है ये वाला, ये कोण सेम है। और कोण क्या है? ADC, जो कोण डी वाला सेम है। तो कोण ये वाला सेम और ये वाला सेम हो गया। अगर हम कोण C अल्फा मानते तो इसमें भी अल्फा होगा, इसमें भी अल्फा, मतलब एक दोनों त्रिभुज में कोण जो दिया है वो और कोण अल्फा जो कोण C है वो दोनों सेम है। एक त्रिभुज में दोनों, अगर दोनों त्रिभुज में दो कोण सेम है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ठीक, तो ये कौन समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कोण ये वाला जो दिया गया है, ठीक, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मानते हैं? थीटा। थीटा के सामने वाला BC, इधर थीटा के सामने वाला 15, BC/15 हो जाएगा। फिर बीटा वाला कोण, कोण बीटा के सामने 15, कोण बीटा के सामने DC, कोण 15 के सामने DC। समझ में आ गया? बराबर हो जाएगा, वहां सॉल्व कर लेंगे, सवाल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चलें। हाँ, ये वाला सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से। ये भी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज AB बराबर 7 दे दिया, BC बराबर 10, AC बराबर 8 दे दिया। ध्यान से, ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिया है AB बराबर 7, BC बराबर 10, AC बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं। यदि AD क्या दिया है? AD BAC का कोण समद्विभाजित करता है। कोण ये मान लो क्या है? D, समान दो भागों में काटता है, ठीक, समद्विभाजित करता है। जहां D BC पर स्थित एक बिंदु है तो DC का मान बताओ, DC की वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आया? जब दो एंगल बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा? AB अनुपाते AC। एंगल बाइसेक्टर में ये लोग, ये वाला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? AB अपान AC इक्वल टू क्या होगा? BD अपान CD, ये होगा। एंगल बाइसेक्टर है, दिया है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये 7:8 में है तो ये भी 7:8 में होगा, तो ये 7:8 में होगा, कोई दिक्कत नहीं, 7:8 में होगा। एक तो मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है CD की, ये जो भी संख्या होगी वो 8 से विभाज्य होगी। अगर 8 वाला है, 8 से विभाज्य की बात किया जाए तो देख लो, क्या ये विभाज्य हो रहा? नहीं, देखो ये वाला विभाज्य हो रहा, 16 है, 8 2 16, इसमें चला जाएगा, तो यही एक संख्या होगी। ठीक, लेकिन चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 11 में नहीं होगा, 17 में नहीं होगा, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो दिया है ये पूरी वैल्यू 10, तो 8 7 15 बराबर दिया, 15 अनुपाते बराबर 10 दिया है, तो 1 अनुपाते बराबर 10/15 हो जाएगा। तो 8 अनुपाते बराबर क्या होगा? यही इसमें 8 का गुणा कर दो, बस कुछ नहीं, 5 3 15 होता, 5 दूनी 10 होता, 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16/3। समझ में आ गया? 16/3 सवाल समझ में आ गया? चले आगे, अगले सवाल पे। यही DC की वैल्यू पूछा था, आ गया। ठीक है, आगे चले, देखो। हाँ, ये वाला सवाल क्या कहता है? समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार है, ये कोण 30 है, ठीक, ये बिंदु P है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मीनार पाद P से P की दूरी 520 है, ये मीनार है तो ये 510 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई का 50%, ये जो h है इसका 50% निकालना है, इसका 50% निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा बराबर h बटे इतना लिखोगे, क्या लिखोगे? पहला h बटे 510 लिखोगे। tan 30 का मान क्या होता है? sin 30 की मान बटे cos, मतलब क्या होगा? 1/√3 होता है। बस इसी को सॉल्व करना था, तो यहाँ से h वैल्यू हो जाएगी 510 गुणे √3 का ऊपर नीचे गुणा करके ये 3 आ जाएगा। ठीक, ये 3 आ जाएगा, और इसका 50% बोला तो मतलब 1/2 कर दो, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 6 48, 2 3 हो जाएगा, 6 5 30, 85√3 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चले आगे अगले सवाल पे।
सरल सवाल थे, सिंपल सवाल था, सॉल्व कर सकते थे इसको। चलो हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये वाला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। एक वृत्त है, एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी है, कोई बात नहीं, वृत्त बाहर बिंदु पी पर प्रक्षेपित करती है। एक वृत्त है, प्रक्षेपित करा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी और सी डी को पी पर, ठीक। यदि ए बी बराबर 7, ये दिया है 7, सी डी बराबर दिया है 1, पी डी बराबर दिया है 5, तो पी बी की वैल्यू पूछ रहा है, जो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। ध्यान से देखो, सवाल सरल है, सिंपल है, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे। क्या होता है, पी ए, देखो क्या होता है, पी ए यहां लिख देते हैं, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। बस इसको सॉल्व करना। देखो सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, पी ए मतलब 7, 7 प्लस एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे 7 प्लस एक्स इंटू पी बी की वैल्यू निकालनी है, मान लो x माने हो, x होगा, पी सी की वैल्यू क्या है 6 और पी डी की वैल्यू दिया है 5, ये हो जा रहा है 30, हो जा रहा है। x की वैल्यू ऐसे क्या रखो, क्या दिया है देखो ध्यान से, 7 प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 30 दिया है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या, अगर ये 10 हो जाए, 10 गुणे 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 गुणे 3 30 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है 3। समझ में आ रहा है, सिंपली इसको कर सकते हो। एक तो ये मेथड था, पुट करके वैल्यू ऑप्शन से देख के पुट करके आगे बढ़ सकते थे। दूसरा इसको सॉल्व करना था, जब सॉल्व करते तो ये हो जाता लंबा, क्या लिखते 7x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 30 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, एक तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया, चले आगे अगले सवाल पे चले, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ गई है। इसमें कौन सा फार्मूला आपको याद रखना था, ध्यान से देख लो, ये वाला आपको फार्मूला आना चाहिए था, जो क्लास 10th में है, ठीक है। आगे चले अगले सवाल। ये सवाल है, देखो क्या कहता है, एक लकड़ी के वेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, 50 पृष्ठ को 50 रुपए पर मीटर की स्क्वायर दर से उसे पॉलिश करने में कुल खर्च आता है। बोल रहा है अगर हम पूरे को पॉलिश करें तो कितना हमारा खर्चा होगा। यदि उसका व्यास दिया 70 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, और उसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया है, तो क्या होगा, वह जो क्षेत्रफल होगा 2 होगा पाई आर इंटू एच होगा। देखो जो बेलन होता है वक्र पृष्ठ क्या हुआ, ये वाला हो जाएगा पूरा, 2 टाइम हो गया, इंटू एच का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। इंटू अगर हम इसमें 50 रुपया जो है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा पैसा आ जाएगा। ध्यान से देखो, बस इसी को सॉल्व करना है। 2 ये हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू दिया है 70, तो मतलब हो जाएगा 35/100। सेंटीमीटर में दिया, मीटर में, बच्चे गलती यहीं पर करेंगे, ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, और बाकी सब मीटर में, और निकालना भी हमें मीटर के हिसाब से 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से था। और h की वैल्यू क्या है 6, इंटू बस इसको 50 करना है, ये 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 कट गया, 2 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, 7 5 35 हो गया, 6 5 30 हो गया। बस क्या करना है, 22 गुणे 30 होना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 रुपया खर्चा हमारा पूरा बैठेगा, ठीक है, पॉलिश कराने में इस बेलन को। समझ में आ गया, ये इतना आरएस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 का गुणा क्यों किया गया, हमने कहा कि सीधा में निकाल लेते हैं कि हमारा पूरा खर्चा कितना बैठेगा। इतना मीटर स्क्वायर आता, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर के लिए 50 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए 50 से गुणा कर दो, पूरे की वैल्यू आ जाएगी हमें बेलन को जो पॉलिश करने में लगेगा। समझ में आ गया, चलो हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल क्या कहता है, देखो क्या दिया है, एक वैल्यू दिया गया cos 6 थीटा प्लस साइन 6 पावर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot पावर 2 का थीटा प्लस 2 दिया है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखो, ये
6 दिया है, ठीक है। अगर हम इसको क्या मान लें, पावर 3 मान लें, देखो क्या लिखना है, लिख दो cos स्क्वायर थीटा का पावर 3, ठीक। ध्यान से ऐसे लिख दो, क्या, साइन का स्क्वायर थीटा पावर 3 -1, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या लिखा है, लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, +3 लिखा गया। ध्यान से देखो, इसका वैल्यू क्या होगा, a का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखा है, तो एक कोष्टक में a प्लस b मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मतलब 1 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अगले में हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम देखो ध्यान से देखो क्या हो सकता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का जो फार्मूला होगा लिखेंगे a प्लस बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगले कोष्टक में लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर माइनस 3ab, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और a जो है साइन स्क्वायर थीटा है, b है cos स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, -3 इंटू ए बी बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस ये सब कुछ नहीं बचेगा, देखो क्या बचेगा, 1 माइनस यहां पर 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, -1 था, ये +1 है, कैंसिल भी हो जाएगा। इस कोष्टक में क्या क्या बचेगा, ध्यान से देखो, सिर्फ इतनी बचेगी, ये वैल्यू बचेगी, ये इस कोष्टक में सिर्फ इतना बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो, अब बारी आ गई इसकी। tan स्क्वायर थीटा लिखा है प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिया है। देखो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन करते हैं, क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, दोनों से वो होगा एलसीएम होगा, तो ये sin पावर 4 हो जाएगा, ये cos पावर 4 हो जाएगा, क्या होगा, ये sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 लिखा ही गया है, यहां से कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इसमें 2 से भी साथ में इसको ले लें, ध्यान से देखना, जो अगर हम 2 है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 टाइम्स अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखा, तो लिख सकते थे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाता है, ऊपर पूरा सीधा 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 1 हो जाता, और ये इसके साथ गुणा है, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली इससे कट जाएगा, और माइनस थीटा प्लस -3 प्लस 3 होके क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो सॉल्व कैसे करोगे, फिर से ध्यान से देखो ये क्या लिखा गया, ध्यान से देखो, अगर ये लिखा गया है, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा गया है, प्लस 2ab, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस b का स्क्वायर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का थीटा होगा, पूरा का पावर 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बच गया, ये साइन स्क्वायर थीटा इससे, ये cos स्क्वायर थीटा इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहां से यहां तक में -3 बच जाएगा, +3 इसके साथ दिया गया है, -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलें आगे अगले सवाल पे, ये वाला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो, ये चीज दिया गया है, ठीक है, यदि इतना बराबर इतना, तो यहां से सीधा हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा क्या, 4/5, कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इसमें से हम अगर cos कॉमन कर लें और इसमें से भी cos कॉमन कर लें, तो बाहर निकल के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 5 tan थीटा, क्या बचेगा, 5 tan थीटा -1 हो जाएगा, और इधर से क्या बचेगा, 5 का हो जाएगा, 5 tan थीटा था ही, क्या हो जाएगा, 5 tan थीटा, और क्या बचेगा, +3 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देखो, tan थीटा का वैल्यू क्या है, 5 इंटू 4/5 -1 अपॉन 5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा की वैल्यू लिखा ही है, क्या है, 4/5,
ये क्या लिखा है +3, 5 5 से कैंसिल हो गया, ऊपर 5 4 मान से 1 गया 3 हो जाएगा, और नीचे क्या 4 3 7 3/7 क्या हो रहा है 3/7। ये सेम सवाल शिफ्ट सेकंड में था ना, सेम सवाल शिफ्ट फर्स्ट में वो 13 तारीख को ही आया था। मतलब जो बच्चा पहला पेपर दे के बाहर निकला और दूसरा पेपर एंट्री किया बच्चा, अगर ये सवाल देख लिया होगा तो वहां से टिक मार के आगे बढ़ जाता। सेकंडों के सवाल थे ये, समझ में आ गया। आगे चले अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है देखो ध्यान से, देखो इसमें चित्र दिया गया। जब भी कोई चित्र देता है, मतलब किसी का भी, अगर एक त्रिज्या मतलब एक त्रिभुज का दे दिया, ट्रायंगल का दे दिया, या सर्कल का दे दिया, जिसे वृत्त बोलते हैं, या डीआई में, तो सवाल बहुत सरल हो जाते हैं। जैसा कि ये सवाल है, चलो सवाल देखते हैं क्या दिए गए। एक वृत्त दिया गया आकृति, ओ सेंटर हो गया, वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर ओ है, ये ए ओ है बाबू। POQ 54 दिया, तो PRQ का मान बताओ, आर की वैल्यू। ध्यान से देखो, केंद्र पर बना कोण मतलब परिध पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है, लेकिन केंद्र पर बना हुआ कोण कौन सा, ये वाला। ये अगर 54 है तो 360 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 306 बचेगा। ये कोण 2 गुना होता है इससे, इसका आधा ही होगा 306 का आधा। देखो 306 का आधा क्या होगा, 300 का आधा 150, 6 का आधा 3, 153। समझ में आ गया, सीधा सिंपल सिर्फ सवाल था। क्या था, कोण जो आर होगा, कोण जो आर होता है वो 2 टाइम्स होता है सेंटर पर बने कोण का। समझ में आ गया, ठीक है। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चित्र नहीं याद आ रहा होगा, देखो चित्र ये वाला याद आया कि नहीं, देखो ये वाला चित्र याद आ रहा है कि नहीं। अगर ये थीटा है तो ये हो जाता क्या θ/2। ये वाला तो याद होगा ना, ये 9th में 10th में सवाल देखे भी होंगे, 11th में भी होगा। ये वाला चित्र याद होगा, बस वही चित्र को बड़ा कर दिया गया है, और एंगल तुमको फंसाने के लिए या डराने के लिए तुमको कौन सा एंगल दे दिया गया, ध्यान से देखो कौन सा एंगल दे दिया गया, ये वाला एंगल दे दिया गया। तो ये वाला एंगल दिया गया, तुम ये वाला एंगल निकाल के θ/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चले आगे अगले सवाल पे। इसमें ये वाला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो, एक डायग्राम दिया गया है। ये पाई चार्ट, एक सप्ताह में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनीला केक और कौन सा चॉकलेट केक की कुल संख्या को के प्रतिशतवार वितरण को किस दिन कितना संख्या बेची गई। एक सप्ताह में बेचे गए कुल केकों की संख्या 10,500 है, ये बेचा गया है। अब सवाल क्या कहता है, सैटरडे मतलब शनिवार को 16% केक बेचा जाता। पहले ये निकाल लो 16% होता कितना, क्या है 10500 का 16% निकाल लो। 16% इसका निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 16 गुणे 105 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक। इसको अगर सॉल्व कर लें, 16 25 80, 16 1 16, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व कर लिए तो जो शनिवार को खर्चा हो रहा है 16% का मतलब हो रहा है 16 1 16, 16 25 80, इतना केक शनिवार को बिक रहा है, ठीक है। केकों की जो संख्या है 1680 बिक रहा है। अब क्या बोलता है, वनीला केक की संख्या बेचे गए चॉकलेट केक की संख्या का अनुपात 4:3 है। जो 1680 है 4:3 में बिक रहा है, जिसमें वनीला 4 के अनुपात में और चॉकलेट केक जो 3 के अनुपात में बिका हुआ है। यदि वनीला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपया और चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपया, तो शनिवार को सभी वनीला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित किया गया राशि बताना है। ध्यान से समझो, कुछ नहीं, इस सबसे सिंपल सवाल है। देखो क्या लिखा है, जो 1680 है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसका, पहले वनीला केक का। 1680 केक है टोटल, 4:7, ये हो गया किसका, वनीला केक का। ये कितने रुपए में बिक रहा है, 8 रुपए में, 8 रुपए में बेच दो। फिर ध्यान से देखो, फिर 1680 रुपए को, अब क्या, उसके बाद कौन सा चॉकलेट है, चॉकलेट केक जो है बेचा जाता है कितने का अनुपात, 3:7 में। ये कितने रुपए का एक केक आता है, 15 रुपया का। बोल रहा है इसी की वैल्यू बता दो। ये सॉल्व कर लोगे, बस इसी को सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये 7 से ये पहले कैंसिल करते हैं, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, ठीक, 7 चौक 28, 240, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14, 7 चौक 28,
हो गया। 240 इधर भी हो रहा है, ये कट के इधर भी कितना होगा 240 होगा। 240 अगर हम कॉमन कर लें, देखो सॉल्व करने का तरीका होता है इसमें, देखो 8 एक तो होता है एक ही बार में सब सॉल्व करो, दोनों ऐड कर लो, 8 चौक 32 हो गया, ध्यान से देखो, प्लस 15 तिया ये हो गया कितना 45, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 527 गुणे 240, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अब बोला इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब बोला 7 चौक 28, लास्ट में 0 8 होगा, मतलब लास्ट में 0 8 इसमें भी है इसमें भी है, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन बच गए। अब देखो ये 1800 ये 1400, अगर हम मान लेते हैं ये 70 है, कितना ये मान ले 80 है, तो ये कितना है, इसको मान लेते हैं 25 गुणे 80 कितना होता है, लगभग 200 से कम होगा, मतलब 200 मतलब 2000 से 20000 से कम होगा। ध्यान से देखो, इसको 80 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 8 दूनी 16, 1600 से ज्यादा जो भी होगा 16 से ज्यादा आएगा, इसमें 14 है, ये भी कट हो गया, सिर्फ ऑप्शन क्या बचता है, डी बचता है। सॉल्व करना तो इसको सॉल्व करके देख लो, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, बढ़े, समझ में आ गया। यहां से इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 104,880, ये ऑप्शंस मैंने ला दिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे चले, चलो अगला सवाल क्या कहता है, चीज समझ में आ गई कि नहीं, ये वाला कैसे हुआ, 1680 16% है किसका, 10,500 का, इतना केक शनिवार को बेचा जाता है, इसमें से जो 4 रेशियो है, 4:3 के अनुपात में वेनिला केक और चॉकलेट केक को बेचा जाता है। अब वेनिला केक 4/7 के अनुपात में बेचा गया जाएगा, और एक केक का जो दाम है 8 रुपया है। सेम ऐसे 1600 मतलब 1680 केक था, शनिवार को बेचा गया, 3 अनुपाते में है चॉकलेट केक, वो एक केक का दाम है 15 रुपया। इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। इसके बाद मैंने ये बताया, देखो कैलकुलेशन कैसे करें, हम कैसे ऑप्शन तक पहुंचे, हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल ये क्या कहता है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित बार ग्राफ, 5 राज्यों का बार ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ABCDE युवाओं की कुल संख्या लाखों में है और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या भी लाखों में है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, राज्य बी में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या, राज्य ई में रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या का प्रतिशत बताओ। बी में और ई में सवाल पूछा है, बस बी और ई में। इसमें रोजगार कितना पाए हुए हैं 7 लोग, और इसमें कितना रोजगार पाए हैं 8 लोग। बोल रहा है 7/8 पूछ रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। परसेंट की बात कर रहा है तो परसेंट निकाल लो, बस इसको सॉल्व करना था। अगर हम बात करें तो ये देखो 25 चौका 100 होता है, ये 25 बटे नीचे 2 बच जाएगा, 25 सत्ते कितना होता है 175/2 होता है। 175 का अगर 170 होता तो कितना होता, 87 होता, 5 है तो 0.5 एक्स्ट्रा और आ जाएगा, 187.5 आएगा। सॉल्व कर लोगे या ऐसे कर सकते थे, समझ में आया। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 बचा, 5 दूनी 10, सॉल्व कर लो। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले, अगले बढ़ते हैं। ये वाला सवाल क्या कहता है, ये भी सवाल जो है डायग्राम यही वाला है। सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझो, राज्य ए और सी में मिलाकर कुल कितने युवा रोजगार है, मतलब रोजगार जो पाए हुए हैं कितने बच्चे हैं ए और सी में मिलाकर। ध्यान से देखो, ए और सी में, ए में रोजगार कितना पाए हैं 10.5, बेरोजगार है, सॉरी। सवाल क्या कहता है, फिर से देखो, राज्य ए और सी में मिलाकर कुल कितना युवा जो है बेरोजगार है, ठीक है। तो इसमें देखो ये 10.5 लोग 10.5 जो है वो एम्प्लॉयड है और 12 पूरा यूथ है, तो कितने लोग बेरोजगार हैं इसमें 1.5 है बेरोजगार है। और बात किया ए के बाद किस में बात किया, ए के बाद बात किया सी में। सी में ध्यान से देखो, सी में कितना है 10 से 11.5 में गया, इसमें भी 1.5 का लोग बेरोजगार है, मतलब 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। 3 लाख लोग बेरोजगार है, समझ में आ गया। आगे चले अगले सवाल पे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखा है बेरोजगार लिखा है, रोजगार नहीं बेरोजगार, ठीक है, जो नौकरी ना पाया हो गवर्नमेंट का। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल लास्ट वाला सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोलता है।
दिया गया है, होलोग्राम दिया गया, डायग्राम दिया गया, कोई बात नहीं। एथलीट क्लब में 232 छात्रों की ऊंचाई और उनकी संख्या दर्शाता है। ये इसमें छात्रों की ये हाइट इधर बता रहा है और ये कितना कितना युवक है वो बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब युवक बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद उसका जवाब देना है। सवाल क्या कहता है, एथलीट क्लब में 32 सबसे लंबे विद्यार्थी की औसत ऊंचाई क्या है? उत्तर दशमलव के एक स्थान तक बताना है। देखो 32 सबसे ऊंचे, जो लास्ट में होंगे यही है। 160 से लेके 170 के बीच में कितने बच्चे हैं? 32 लोग आ जाते हैं। ठीक है, यही 32 के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखें। अब 32 के बारे में देखो, एवरेज का सवाल आ गया, फिर से हमने बोला था, ध्यान से देखो। अगर बोला है क्या, देखो 160 से अगर दिख नहीं रहा होगा, 160 से 165 के बीच में 20 विद्यार्थी थे और 165 से लेके 170 के बीच में 12 विद्यार्थी थे, यही का एवरेज निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर हम पहले मेथड की बात करें, सेकेंडो में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे? सवाल क्या बोलता है, 160 से 165 के बीच में। ध्यान से देखें तो इसका एवरेज क्या आता है? 162.5 आता है इसका एवरेज। ठीक है, जो एवरेज हाइट हो गई, और इसके एवरेज हाइट में इसमें देखें तो क्या है, ये भी 162.5 का सिर्फ 5 ज्यादा है, इससे 5 ज्यादा होने पर ये हो जा रहा। ध्यान से देखो, 162 एवरेज इसका भी है, 162.5 इसका एवरेज है, बस इसमें इससे 5 ज्यादा है। तो मतलब ये जो 12 लोग हैं उनका हाइट 5 ज्यादा है एज कंपेयर टू दोनों से। ठीक है, तो 12 लोग का 5 हाइट ज्यादा है, तो मतलब कितना हो गया, कितनी हाइट ज्यादा हो गई? 12 पंचे 60, मिला के कुल कितना? 60 लोग, 60 जो हाइट है वो ज्यादा है। कितने लोगों में ये बराबर करना था? हमें तो बराबर बांटना था। अगर हम बराबर बांट दें, कितने लोग? 32 लोगों की है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें और एवरेज हाइट 1.5 दिया है और प्लस बस यही इतना एवरेज हाइट और बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि 60 जो हाइट है 60 सेंटीमीटर वो एक्स्ट्रा आ जा रही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 1.87, ये 1.87 हो गया। एवरेज जो हाइट हो जाएगा 1.5 प्लस 1.87, इसको सॉल्व कर लो, जो सेकेंडो में हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो। अब देखोगे कैसे, देखो ध्यान से, ये 7 होता, 8 5 13 3, हाथ लगा के ये 7 रहेगा ही रहेगा। ऐसे सॉल्व करते हैं, चलो ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 162.5 प्लस 1.87 है, ऐड करना तो ये 7 हो जाएगा। 8 5 13, 2 1 3 1 4 6 1, 160 ये आ रहा है, तो ये लगभग आ जा रहा है। समझ में आ गया? ये वाला मेथड समझ में आया? ध्यान से देखो, अगर 20 का एवरेज 162 है कोई दिक्कत नहीं, और फिर 12 का एवरेज 162.5 प्लस 5 है, मतलब 162 से 5 ज्यादा है। तो अगर हम मान लेते, मैंने मान लिया सबका एवरेज 162.5 था, लेकिन इसमें 5 ज्यादा है पर पर्सन, तो 12 लोग हैं, 60 ज्यादा हो जा रहा है, हाइट 60 ज्यादा हो रहा है, तो ये सबको बराबर बांटना था। तो यही 60 के वजह सबकी हाइट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा। 60 की हाइट थी, कितने लोग टोटल थे? 32 लोग थे, तो उसको भाग करके देख लीजिए 1.87 सबकी हाइट बढ़ जाएगी, सबकी हाइट बढ़ के 164.37 हो जाएगा। ये तो पहला मेथड है जो सेकेंडो में हो गया। अब बात है दूसरे मेथड की सॉल्व करने का। अगर ये वाला समझ में कम आया तो ये वाला मेथड आप लोगों को आता ही होगा। क्या दिया? 162 एवरेज हाइट है, क्या दिया? 162.5 है। ये कितने लोगों का हाइट है? ये 20 लोगों का, तो इसमें 20 से गुणा कर दो। इसको हम दूसरे पेन से करते हैं, इससे समझ में आए, प्लस ये करना है, और ये कितना एवरेज हाइट है? 167.5 हो जाएगा। ये 12 लोगों का है। ये एवरेज हाइट सबके आ गए, बस इसमें क्या करना है? 32 से भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है? 32 से भाग देना है। इसको सॉल्व कर लो, यही चीज यहाँ पर भी लिखा गया है, ये चीज यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, फिर वही मैंने बात किया, इसमें 20 करते, इसको 162.5 लिखते, 12 और 20 जोड़ के फिर आगे बढ़ते। अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो क्या लिखा है, ध्यान से फिर से वही लिखते हैं। 162.5 गुणे 20 लिखा गया था, ये लिखा क्या गया था? ध्यान से देखो, 162.5 प्लस 5 लिखा गया था, इसमें क्या किया गया था? 12 का गुणा बटे यही 32 सॉल्व करना था।
इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे देखो, ये भी सेम है, इसमें 12 का गुणा करेंगे तो ये भी सेम है। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 162.5 कॉमन कर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा इधर 20 हो जाएगा, 20 प्लस 12 हो जाएगा प्लस 12 पंचे 60 हो जाएगा, कोई नहीं दिक्कत, ये हो जाएगा तुम्हारा 32 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो हम चीजों को अलग अलग करते हैं, एक तो है सबको गुणा कर लो उसके बाद करो, जो सवाल कठिन हो गया कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। देखो ध्यान से ये 32 है, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये करते हैं, ये 32 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 32.5 हो जाएगा और क्या बच जाएगा 60/32 हो जाएगा। अभी इससे पहले भी हम उसी लाइन पे पहुंचे थे, ये चीजें क्या लिखी गई 132.5 प्लस 1.87 लिखा गया है, इसको सॉल्व कर लोगे 164.4 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, समझ में आ गया, यही हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे किए, अगर आप चाहते तो इसको गुणा करते, पूरा गुणा कर करके, समझ में आ गया, ये वाला है। ठीक, चलो हम चलते हैं, इसके बाद सब वीडियो खत्म हो गया। अगर कोई भी सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिखिएगा, हमें दूसरे मेथड से आपको समझा देंगे। ठीक है, आगे चले, अगले सवाल पे चले। सब सवाल खत्म हो चुका है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करो, और कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है, किसी सवाल का एक से अधिक मेथड और चाहिए तो उस मेथड को भी बताया जाएगा। चलो चलते हैं यहीं पर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, अगला हमारा वीडियो इसके बाद आएगा।